नमस्ते मित्रों। एक्चुअली बहुत दिनों बाद आप लोगों से संबोधित हो रहा हूँ। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन लास्ट वीक बहुत ही बेकार गया। पूरे 10 दिन काम पे नहीं गया मैं, और 10 दिन के अंदर हमारी जो चेंजेस है शक्ल में, आपको शायद कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। एमरजेंसी में लैंड हो गया था। अब यहाँ की इमरजेंसी कैसी है वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो यहाँ फैमिली फिजिशियन होता है वो तो 5 दिन काम करते हैं हफ्ते में, तो सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, क्लिनिक ऑफ होती है। अब तबीयत ख़राब है तो भाई इमरजेंसी या इमरजेंसी रूम इन्होंने हेल्थ सिस्टम के अंदर बनाए हुए हैं, मतलब जो इनके हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे उस इमरजेंसी रूम में ही जाना पड़ता है, चाहे आपको कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है। क्यों? सैटरडे संडे को किसी ने मिलना नहीं है। लेकिन मेरी जो समस्या थी वो कोई थोड़ी सी गंभीर हो गई थी। क्या हो गई थी? जैसे बीपी शूट हो गया था ऊपर, काफ़ी ऊपर चला गया था बीपी। काफ़ी भी नहीं गया था, लेकिन चक्कर आ रहे थे। अब चक्कर आ रहे थे और काफ़ी देर तक आते रहे, तो नेचुरली जाना पड़ा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहले नॉर्मली, अब व्यक्ति कहाँ ध्यान रखता है ऐसी चीज़ों का, लेकिन हर चीज़ की जानकारी भी आज के समय में इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, तो हर तरह की जानकारी पॉसिबल नहीं है कि आप लेकर रखो। तो उस दिन पता चला भाई क्लिनिक जो है 5 दिन ही खुलता है, उसके बाद फिर चले गए जी इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में आपको बताऊं यहाँ का हाल, 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक, 14.5 घंटे तक की इमरजेंसी में वेट टाइम। अगर आपको इन्होंने, इन डॉक्टर ने चेक करना है तो इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। नॉर्मल ठीक है, ये ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और ईसीजी, इसको जिसको ईकेजी बोलते हैं, वो कर लेते हैं, और बाकी बीपी और पल्स, ऑक्सीजन, ये सारे बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं, स्टाफ टेस्ट करता रहता है। उनका सिस्टम कुछ और होगा, जहाँ पे इनको लगता है कि बंदे को स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, तो वहाँ पे हो सकता है सिस्टम और हो। लेकिन जब वो देखते हैं ये सिम्टम नहीं है, जैसे चेस्ट पेन है, सांस नहीं आ रहा है, और हेडेक है, स्ट्रोक में जैसे सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है, वो है, तो अगर ऐसे है तो फिर इनको लगता है भी ये हार्ट का या स्ट्रोक का पेशेंट है, तो फिर उसको हो सकता है अलग से कोई उसका सिस्टम हो। लेकिन जब ये नहीं लगता, ये सारे सिम्टम्स नहीं होते, चक्कर शक्कर, कहते कोई बात नहीं, आते रहे। अच्छा, दवाई भी कोई नहीं। पहले दिन तो मुझे लग रहा 8 घंटे की वेट थी। 8 घंटे के बाद जब चेक किया डॉक्टर ने, डॉक्टर भी मुझे लग रहा इंडियन ही था, नाम बताया था उसने, मैं नाम भूल गया। तो चेक किया तो कह रहा है कुछ नहीं है, सही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई खास नहीं है, तो टेंशन मत लो, ये वो जो भी है, चलो दवाई भी लिख दी भी, चलो ठीक है, थोड़ा सा बीपी की दवाई, ज़्यादा नहीं लिखी, एक दवाई लिखी। अब फिर अगले हफ्ते फिर वही प्रॉब्लम दोबारा। अब जब वो दोबारा हुई तो जो चक्कर थे वो बहुत देर तक रहे। वहाँ फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा। फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो फिर जब तक वहाँ पे बैठे 2 घंटे तक, मतलब तब तक चक्कर रहे। फिर वही भी टाइम, उस दिन टाइम 14.5 घंटे का वेट टाइम, यानी कि ये फिर दोबारा से ब्लड टेस्ट, ईकेजी और बाकी ये चीज़ें चलती रही छोटी मोटी। उसके बाद डिसाइड हुआ बैठो अब वेट करो डॉक्टर की। 14.5 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे हो गए थे। उन 2-3 घंटों के बाद 11 घंटे और, यानी 12 घंटे लगाओ, 11.5 घंटे, यानी कि 12 घंटे लगाओ रफली। यानी कि रात के 10 बजे से अगले दिन 10 बजे बारी आनी थी। जाए ना, जाना भी नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि भाई हम आपको अपने सिस्टम से आउट कर देंगे, क्योंकि सामने बैठोगे, कोई दिक्कत होती, कुछ होता है तो पता चल जाएगा, तो जाना नहीं है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद हम तो आ गए भाई। उसके बाद थोड़े सिम्टम्स जब 2-3 घंटे बाद ठीक होने शुरू हुए, चक्कर चक्कर बंद हुए, मैंने कहा भाई सुबह आऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ। कह रहे भी ठीक है, हम अपने सिस्टम से आपको साइन आउट कर देंगे, तो कर दिया उन्होंने। तो ऐसे चल रहा है दोस्तों। तो अभी बाकी अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन रहती है। अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर इस दौरान बीच बीच में रात को, शाम के टाइम, अभी तो ये सुबह का टाइम है आज भी, हालांकि मेरा कल से मेरा काम शुरू है वीक, और इसके बाद फिर
इंडिया आने लगा हूँ। तो उसके बाद आपको फिर इंडिया की ट्रिप की सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए। और जो मेरे प्रोजेक्ट्स गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, मतलब ये कोई नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट मेरा चलेगा इंडिया के अंदर, उसमें देखते हैं कहाँ तक हमारी बात आगे बढ़ती है। क्योंकि जो तो मैं यहाँ से चला रहा हूँ, लोग बस उनको लगता है बंदा बैठा हुआ दूर, तो ठीक है पैसे भेजते रहो, काम कुछ करो ना। तो ऐसे कुछ कुछ पैसे भेजे, लोगों ने रिस्पांस, पैसे लेने के लिए रिस्पांस दिया, उसके बाद रिस्पांस नहीं दिया, काम करके नहीं दिखाया। तो मेरा तो मोटिव है ना भाई, आप काम करो। खासकर पहाड़ों के अंदर जो देवभूमि, पहाड़ों को देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहाड़ ही हमारे, जो पहाड़ से लेकर नीचे मैदानी इलाकों तक जितनी भी मानवता, जितने भी जीव जंतु प्राणी बसते हैं, रहते हैं, उनकी लाइफ लाइन है। कारण कारण पहाड़ों से ही भाई आपके पास पानी आना है। क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश होती रहती है, और जो और ऊंचे पहाड़ है वहाँ हमेशा बर्फ रहती है। तो वो बर्फ धीरे धीरे पिघल पिघल के नदियों में आती है, तो आपको मैदानों में पानी मिलता रहता है सारा साल। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हमारे जो पहाड़ है उनको देवभूमि कहने का कारण ये भी है एक। ये ठीक है, अभी वास, देवों का वास होता है वहाँ पे, पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, वहाँ एनर्जी लेवल जो होता है ना पहाड़ों के अंदर, वो एक हाई लेवल प्योरिटी का होता है, इसलिए भी उसको देवभूमि कहते हैं। लेकिन ये भी एक कारण है देवभूमि कहने का कि देव आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके जीवन को आगे चलाने का, आपको हर तरह की, आपको पृथ्वी देव, वायु देव, जन देव, ये सारे देव ही थे, हम वहीं से तो निकल रहे हैं ये देव। तो इसीलिए देवभूमि इसलिए भी कहते हैं इनको। और अगर नहीं भी कहते तो मेरे हिसाब से कहना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप मेरी बात से सहमत हैं? करके बताइए कि आपको क्या लगता है, वाकई ये भी एक पहाड़ों को देवभूमि कहने का कारण हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो हमारा ये सबका ये दायित्व तो बनता है कि हम इन पहाड़ों की, इन देवभूमियों की रक्षा करें, इनका संरक्षण करें। देखो, इनको देव क्यों कहा? इसीलिए कहा ना कि हम रिस्पेक्ट दें, पोल्यूशन ना करें, पानी का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पृथ्वी का पोल्यूशन, पृथ्वी का दोहन ये ना करें। लेकिन अब क्या हो गया? अब अपने शास्त्रों को कोई पढ़ रहा नहीं है, सब पश्चिम के पीछे चले हैं। जो कि चलो मेरा रोज के भाषणों में यही होता है, भाषण में जो वीडियोस है, इसी तरह की कोई ना कोई मैं मटेरियलिज्म के ऊपर बात करता रहता हूँ। और उसी का नतीजा है ये, हम लोग भी उनके पीछे पीछे चले हुए हैं। मटेरियलिज्म के प्रतिदिन आपको उसके, उनके ऊपर जो भी हमारे सामने तथ्य होते हैं, या हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होती है जो मटीरियलिज्म की वजह से, कोई ऐसी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स मानवों को, जीव जंतुओं को, पृथ्वी को, देशों को उठानी पड़ती है, उसके बारे में हम प्रायः मैं बात करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। और मेरा मिशन यही है कि हम अपने शास्त्रों की तरफ जाए, सनातनी शास्त्रों का अध्ययन करें, जहाँ पे मटीरियलिज्म को मानव के दुख का कारण, और दुख ये इतना सिंपल सा दुख नहीं है, ये मानवों की जिंदगियों तक को लील लेती है ये मटीरियलिज्म। अभी देखो ये पहाड़ों में अभी कितने ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई पिछले 2-3 महीने में, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है ना? तो क्या हुआ, कितने लोगों की जानें गई उसमें, ये आप सबने देखा है। पंजाब में जो हुआ, तो ये नुकसान तो है ही है। इसके अलावा जो ये मटीरियलिज्म, यहाँ अब इसमें कहो जी पहाड़ में मटीरियलिज्म कहाँ से आ गया? मटीरियलिज्म है ना ये, हम पहाड़ों के ऊपर, जिसको बोलते हैं ना कि आंखें बंद करके, कान बंद करके मटीरियलिज्म के पीछे भागते हुए अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। उस अर्बनाइजेशन का नतीजा है। तो ये भी मैंने वीडियोस आपको बीच बीच में बनाई हुई है, मैंने आपको मिल जाएंगी चैनल के ऊपर पूरी डिटेल में। तो ये भी कारण है, ये तो ये जुड़ गया ना इसके साथ मटीरियल। ठीक है, जीवन यापन गांव में बढ़िया होता था, स्वास्थ्य सुविधा ना होते हुए भी लोग स्वस्थ होते थे, क्योंकि हम अपने देवताओं को रिस्पेक्ट देते थे, पूजा करते थे उनकी। जल देवता, वायु देवता, भूमि देवता, इनकी पूजा करते थे, इनको रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए वो भी हमें आशीर्वाद के रूप में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी हमें देते थे, शुद्ध खाना हमें देते थे, बीमारियां लगती नहीं थी। जब से हम ये इन पश्चिमी जगत के पीछे भागना शुरू हुए हैं, सब कुछ बदल गया।
ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन जो गांव के अंदर जो एक इकॉनमी चल सकती है ना, उस इकॉनमी को हमें चलाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें सरकार भी मैंने देखा बहुत से प्रोजेक्ट चला रही है, तो हमें खुद, ये तो अब हमारे ऊपर है ना, हम आगे नहीं आ रहे। और अगर इतने खुद स्वयं से ही सरकार इतने प्रोजेक्ट चला रही है, तो अगर हम सरकार को फोर्स करें कि हमें यहाँ हेल्प करो, यहाँ हेल्प करो, तो क्या सरकार करेगी नहीं? आज तो ऐसी सरकार है ना कम से कम सुनने वाली। लेकिन जगाना तो पड़ेगा, क्योंकि सभी के सभी 18 घंटे काम करने वाले मोदी जी या योगी जी जैसे तो मिलेंगे नहीं नेता। हमारे जैसे भी तो हैं बीच में, जो कहते हैं 18 घंटे सो 4 घंटे काम करो, उस तरह के। तो इसलिए उनको जगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। कम से कम इतना है कि हमारे को सोचने वाली है, अपनी जेबें भरने वाली नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब जो हमारे जैसे बीच में जुड़े हुए हो सकता है वो भरते भी हों, लेकिन ये हमारी फिर शिक्षाओं की कमी है, क्योंकि हम पश्चिमी शिक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेजी स्कूलों में डाले हुए हैं, अंग्रेजी मिशनरियों के स्कूलों में। तो मिशनरी तो अपना मिशन ही चलाएंगे ना। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था उस पर सोशल मीडिया पे, तो एक लेडी कह रही, देहरादून की कोई न्यूज़ थी, कह रही कुछ प्रार्थना टाइप कराते हैं, बाद में आमीन कहलवाते हैं बच्चों से, आमीन। अब वो एक दूसरे पे, टीचर बोला, प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल बोला, टीचर ने बोला, बस चल रहा है। जब हम मतलब ऐसे मिशनरियों के स्कूलों में डालेंगे, सच्चाई धर्म के अंदर ही सच्चाई है। धर्म का मतलब एटर्निटी, उसी में सच्चाई है, उसके अलावा का सच्चाई कहीं है ही नहीं। रिलीजन का मतलब जो तुमने किसी इंसान ने बोल दिया, इंसान ने आके बोला मैं तो दूत हूँ, ईश्वर का दूत हूँ, वो उसके दूत कहने से अब वो सत्यापन कौन कर रहा है उसका? उसकी बातें ही उसका सत्यापन करेंगे ना। पश्चिमी जगत लगाओ, जो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए रिसेंट, जो जैसे आइंस्टाइन हो गए, 20वीं शताब्दी का ही आइंस्टाइन, एक शताब्दी पहले, तो वो सनातन धर्म की जो बातें हैं ना उनको एक्सेप्ट करते हैं। और वो खुद कहते थे कि ये जो रिलीजन है ये डराते हैं, हालांकि उन्होंने हिंदुओं को भी रिलीजन में ही काउंट किया है। और ये कहता है ये तुम्हें गले लगाते हैं। जो साइंटिस्ट होगा ना वो भी एथीस्ट कभी नहीं होगा, ये मेरा अपना मानना है। उसका मैं कारण बताता हूँ क्यों। उसका कारण ये है कि जो साइंटिस्ट होता है ना वो लॉजिकली सोचता है, और उसको पता है कि जब एक साइंस 0.0000 इन्फिनिटी इतने परसेंट भी एक साइंटिस्ट जो है इस प्रकृति की जो एक क्रिएशन है, जो ईश्वर की एक क्रिएशन है, उसके बराबर मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसको पता है, जो आम बंदा है जो मेरे जैसा है उसको क्या पता भी साइंटिस्ट का कितना दम लग रहा है चीज़ों को फाइंड करने में। वो भी फाइंड ही कर रहा है, वो बना रहा थोड़ी है। उसने वही चीज़ें तो फाइंड की है ना जो ईश्वर ने, जो प्रकृति ने बना के हमको दी हुई है। उसने कोई अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बनाया। उसने ग्रेविटी खोजी, तो ग्रेविटी तो न्यूटन ने बोला ग्रेविटी, हालांकि उससे पहले ही हमारे पुरखों ने चौथी 5वीं शताब्दी में ये बता दी थी बातें, लेकिन श्रेय जाता है न्यूटन जैसों को। चलो खैर, जो भी है आज के दौर में उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फिर अलग विषय हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो न्यूटन ने ये बोल दिया ग्रेविटी, लेकिन उसने क्या बोला कि प्रकृति ने बना के, ईश्वर ने बना के दिया हुआ ना, उसने उसको ऑब्जर्व किया और बता दिया ये लो ये ग्रेविटी है। मानव इतना ही कर पाएगा। प्रकृति क्या है, उसी को तो हम ईश्वर कहते हैं, सनातनी देव, वायुदेव, जलदेव। फिर तो ये इससे बेटर सच्चाई कहाँ मिलेगी आप? तो ये दोस्तों, बाकी अब इसको मैं कुछ मैंने थोड़ा सा आज कई बेले बोले तो मिसेज ने बीच में निकाल दी थी, तो आज थोड़ी बहुत मैंने भी निकाली है। थोड़ा सा बेटर महसूस हो रहा था। अब देखता हूँ कल परसों कोशिश करूँगा कि अब रोज़ ही कंटिन्यूटी फिर शुरू करूँ वीडियोस की। अगर कंटिन्यूटी नहीं भी होती है तो इस तरह से बीच में अपना हाल समाचार आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों से कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँ। फिर हम जल्दी ही मिलेंगे भारत के ट्रिप पे। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते।